नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बाबा साहेब की जयंती है। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? जयंती तो सालों से मनाई जा रही है। राजनेता उनकी मूर्ति पर, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके आदर्शों पर, उनके वचनों पर चलने के लिए प्रतिबद्धता लेते हैं। लेकिन बात यहां से आज सियासी है। पिछले कुछ समय में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो यहां पर दलितों पर केंद्रित राजनीति का माहौल बदला है। और आज जब हम बाबा साहेब का यह मौका उनकी जयंती के तौर पर मना रहे हैं, तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश में दलितों पर केंद्रित राजनीति पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी क्या, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाबा साहेब की इस जयंती को मनाने का संकल्प लिया। अपने अपने लेवल पर, अपने अपने मौकों पर बाबा साहेब की इस जयंती को मनाया। लेकिन क्या आपको इस जयंती को मनाने के पीछे के कुछ और कारण भी नजर आते हैं? क्या आपको यह नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है, तो 2027 के चुनावों से पहले बाबा साहेब के बहाने दलितों पर एक बड़ी पॉलिटिकली लड़ाई लड़ी जा रही है? उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 33 से 35% के बीच है। यानी कि दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब ऐसे में दलितों पर जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की निगाहें हैं, वो पड़ना भी जारी है। एक बात यहां पे और जुड़ती है। बहुजन समाज पार्टी, जिसे एक समय में दलितों का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता था, माना भी इसलिए जाता था कि कांशीराम जी ने बाबा साहेब के मिशन को पंजाब से जो शुरू किया, महाराष्ट्र तक वो लाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी जो राजनीति का केंद्र बिंदु है उसे उत्तर प्रदेश में ही शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश में ही दलितों की सबसे बड़ी लड़ाई कांशीराम ने लड़ी और उसके बाद मायावती ने लड़ी। लिहाजा उत्तर प्रदेश में दलितों पर एकाधिकार बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत लंबे समय तक रहा है। दलितों में भी दो वर्ग, एक जाटो और दूसरे गैर जाटो। इनमें जो जाटो बिरादरी है, उसमें अकेली जाटो बिरादरी पूरी दलित आबादी की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। लगभग 56% हिस्सेदारी जाटव समाज की है जो दलितों में आते हैं। इसके बाद गैर जाटव में तमाम दूसरे श्रेणी की पिछड़ी जातियां आती हैं, दलित जातियां आती हैं। तो अब सबकी लड़ाई जाटो वर्ग के लिए है और मायावती पर सबसे ज्यादा इन जाटो वर्ग का भरोसा रहा है। इसीलिए मायावती और बसपा हमेशा उत्तर प्रदेश में दलितों और खासकर जाटों की रहनुमाई करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यह नैरेटिव बदला है और इस नैरेटिव के बदलने की चीजों को आपको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जिसे अगड़ों की पार्टी कहा जाता था, जिसे यह कहा जाता था कि ये शहरों में हमेशा चुनाव जीतती है, इसने पिछले कुछ सालों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इस नरेशन को बदला है। मायावती के कमजोर होने का फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार है, केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में दलितों के सामने एक बड़ा विकल्प भाजपा का था। लिहाजा दलित बड़ी तादाद में भाजपा से जुड़े और आज अंबेडकर जयंती सरीखे मौकों पर हम योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यक्रमों में शामिल होने की तस्वीरें देखते हैं। यह सारी रस्साकशी बाबा साहेब को सम्मान देने की तो है, लेकिन इसके साथ साथ दलितों के वोट बैंक की भी है। ठीक इसी पैटर्न पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव को जो उत्तर प्रदेश में 37 सीटों का तोहफा मिला, उन्हें यह बात समझ में आई कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे बड़ी लड़ाई को लड़ा जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में करणी सेना और रामजीलाल सुमन के साथ जो वाद विवाद रहे, इसको भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। आप कहेंगे रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया, तो इसमें हम करणी सेना और रामजीलाल सुमन को कैसे जोड़कर देखें? यह मामला भी दलितों की लड़ाई से ही जुड़ा है। राणा सांगा, करणी सेना क्षत्रिय यानी कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, रामजीलाल सुमन उत्तर प्रदेश में जाटो बिरादरी यानी कि दलित जाति से आते हैं। ऐसे में यह लड़ाई अखिलेश यादव ठाकुर बनाम दलित की करना चाहते हैं। अखिलेश यादव यह बात जानते हैं कि ठाकुर यानी कि क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में 6 से 7% हैं, जबकि दलित उत्तर प्रदेश में 33 से 34% है।
यानी कि क्षत्रियों की आबादी से दलितों की आबादी 4 गुना ज्यादा है। अखिलेश यादव भी इस लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर करने पर आमादा हैं और वो इस तरीके की लड़ाई में अब खुलकर करणी सेना के खिलाफ मुखर हैं। यानी कि अखिलेश यादव ये समझते हैं कि अगर ठाकुर नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन दलितों को नाराज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस लड़ाई में हर बार अखिलेश यादव यही कहते हैं कि दलित सांसद के ऊपर अत्याचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो यही कहते हैं दलित सांसद के साथ करणी सेना अन्याय कर रही है, यानी कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तीसरी बात बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी जो कभी इन वोटों पर एक अधिकार रखती थी, 33% से शुरू हुई उसकी वोट शेयरिंग धीरे धीरे 7 से 9% के बीच आकर खत्म हुई है। मायावती कमजोर हुई हैं, लिहाजा उसका फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण ने भी मायावती के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा दलित वोट बैंक में सेंधमारी करके ही उठाया है। वो नगीना से सांसद बने हैं, उन्होंने तमाम जगहों पर चुनाव लड़े हैं और दलितों पर ही अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए वो बिहार चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी दलितों के वोट बैंक के इशारे को समझती है। लोकसभा चुनाव में उन्हें भी उत्तर प्रदेश से भरपूर फायदा दलित वोट बैंक का मिला है, लिहाजा आज राहुल गांधी भी बाबा साहेब के सम्मान में खड़े नजर आए। हालांकि इससे पहले भी ये नेता खड़े नजर आते रहे हैं, लेकिन इस बार इन सारी कवायदों को आपको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। आपको यह बात जरूर समझनी चाहिए कि बाबा साहेब के बहाने सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी राजनेता इस बार दलित वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी इतनी है कि वो उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं, तकरीबन 75 से 100 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लोकसभा की रिजर्व हैं, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने 19 सीटों पर दलित प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिए। 17 जो रिजर्व थी उन पर तो दलित प्रत्याशी थे ही थे। इसके अलावा मेरठ और अयोध्या 2 जनरल सीटें थीं जहां पर अखिलेश यादव ने दलित प्रत्याशी दिए थे। अयोध्या में क्या हुआ इसका उदाहरण आपके सामने है। ना अयोध्या ना काशी, जीत गया अवधेश पासी, और अवधेश पासी की जीत ने उस नैरेटिव को बदल दिया कि अयोध्या जैसी सीट पर भी भाजपा को हराया जा सकता है। अवधेश पासी की खूब वाहवाही हुई और भाजपा को यह समझ में नहीं आया कि फिर वो करे तो करे क्या। जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर जो भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बिंदु था, वो राम मंदिर जिसकी ऊर्जा देश भर में भाजपा को थी, लेकिन वो वहीं पर चुनाव हार गए। भाजपा के लिए बड़ा सेटबैक था, लेकिन इन सब के बीच में दलित सांसद का जनरल सीट पर चुनाव जीत जाना अपने आप में दूसरी ऐतिहासिक बात थी। दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कितना महत्वपूर्ण है आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाकर खत्म करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती साल 1995 में पहली दलित मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बिहार में साल 1968 में ही पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए थे। यानी कि बिहार में भी दलितों पर राजनीति कितनी केंद्रित रही है, उनकी रहनुमाई करने वाले कितने बड़े नेता बिहार में भी रहे हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश में बिहार के इर्द गिर्द घूमती ये पूरी राजनीति है। बाबा साहेब के बहाने दलितों की एक बड़ी वोट बैंक की सियासत उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।